Hello guys, welcome to Anadian Educators. As I promised you that हमारे इस चैनल पर जल्दी ही वीडियोस जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी, तो आज ही हमारा पहला वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। गाइस हम कुछ इस वे में आगे बढ़ेंगे कि पहले हम सबसे पहले उन सब्जेक्ट को कवर करेंगे जो लेंदी हैं, ट्रिकी भी हैं और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ज़्यादा पोर्शन कवर करते हैं, मतलब मेजर पोर्शन कवर करते हैं, ज़्यादा मार्क्स के आते हैं। ठीक है, तो उनमें सबसे पहले हमने रखा है आरसीसी को, इन्वायरमेंट, सोम, सॉइल और एफएम। हमने इसको इस ऑर्डर में इसलिए रखा है ताकि हम एक्चुअली हम लोग इसी ऑर्डर में वीडियो डालने वाले हैं। ओके, तो आरसीसी मैं ले रहा हूँ, इन्वायरमेंट रवि सर लेंगे और सोम सिद्धार्थ सर लेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट लेक्चर की तरफ। दैट इज आरसीसी। स्ट्रक्चर की अगर बात करें, मतलब स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की, तो इसे मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है एनालिसिस बेस्ड और दूसरा है डिजाइन बेस्ड। अगर हम एनालिसिस बेस्ड की बात करें तो इसमें जिन सब्जेक्ट को रखा गया है वो है सोम, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। फिर उसके बाद आता है स्ट्रक्चरल एनालिसिस। स्ट्रक्चर तो डिज़ाइन में रखा गया है आरसीसी, दैट इज रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। फिर इसमें रखा गया है स्टील, जो डिज़ाइन पोर्शन कवर करता है। आरसीसी में ही रखा गया है प्री स्ट्रेस कंक्रीट और फिर मेसोनरी। ठीक है, तो अगर सबसे पहले हम आरसीसी स्ट्रक्चर की बात करें, तो जब भी हम आरसीसी स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं, देखो गाइस अभी ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, मतलब आरसीसी के बारे में हम जानेंगे, उससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थोड़े थोड़े से जानेंगे और कुछ इस वे में हम आगे बढ़ेंगे कि जितने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एक है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, एक है लेस और नॉन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, इस पर हम ज़्यादा टाइम देंगे क्योंकि इसमें समझने वाली चीज़ें हैं, ये एग्ज़ाम में आती भी हैं। ओके और जो नॉन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं या लेस इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इस पर हम बहुत कम समय देंगे ताकि हमारा समय वेस्ट ना हो, क्योंकि हमारे पास टाइम वैसे ही कम है, सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं, सबको कवर करना है। ठीक है, तो कुछ स्टार्टिंग होती है तो हम बेसिक्स जानेंगे, तो उतना बेसिक्स तो हमारे लिए जानना ज़रूरी है, बट एग्ज़ाम के लिए वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। जैसे कि गाइज अगर हम किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर की बात करें तो डिज़ाइन करने से पहले हम कुछ मेन इम्पॉर्टेंट बातों का ध्यान रखते हैं। जैसे कि कुछ इम्पॉर्टेंट बातें अगर मैं यहाँ लिखूँ तो उनमें से सबसे पहले आता है सेफ्टी, फिर आता है सर्विसेबिलिटी, फिर आता है ड्यूरेबिलिटी, उसके बाद हम देखते हैं इकोनॉमी, फिर हम देखते हैं एस्थेटिक, दैट इज अपीयरेंस। ओके, तो गाइस हम फटाफट से कुछ जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं अभी हम बात कर चुके हैं उसके बारे में। अभी हम देखें वो क्या होते हैं। सेफ्टी, सर्विसिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, इकोनॉमी एंड एस्थेटिक। तो हम बात करते हैं सेफ्टी की। ओके,
तो अगर हम सेफ्टी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इसको कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है कि एनी स्ट्रक्चर मस्ट बी सेफ विथ अप्रोप्रिएट फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर लोडिंग दैट मे कम ऑन इट ड्यूरिंग इट्स एंटायर लाइफ। आई थिंक डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा कि एनी स्ट्रक्चर सेफ रहना चाहिए अप्रोप्रिएट फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ फॉर इट्स एंटायर लाइफ, दैट इज जिस लोड के लिए वो डिज़ाइन किया गया है उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी को ऐड करते हुए उस लोड को बेयर कर सके। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मतलब यह है कि कुछ एक्स्ट्रा पार्ट। ओके, अब हम बात करते हैं सर्विसिबिलिटी। A structure should provide service for which it was constructed up to its whole life। ठीक है, अंडर सर्विस लोड। ठीक है, अब हम बात करते हैं गाइस ड्यूरेबिलिटी की। तो अब हम बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की। तो अ स्ट्रक्चर शुड सस्टेन लोड फॉर विच इट वाज डिजाइंड एंड शुड प्रोवाइड परफॉर्मेंस, मतलब लोड को सस्टेन करना चाहिए, लोड शुड बी सस्टेन्ड। ठीक है, लोड सस्टेन करना चाहिए जिसके लिए वो डिज़ाइन किया गया है, और शुड प्रोवाइड परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस उसकी अच्छी होनी चाहिए, परफॉर्मेंस शुड प्रोवाइड परफॉर्मेंस विथ सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी। ठीक है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ड्यूरेबिलिटी विदाउट सर्विसिबिलिटी। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी विदाउट सर्विसिबिलिटी with less margin of factor of safety has no meaning। ठीक है, इस पॉइंट का हम लोग ध्यान रखेंगे। ड्यूरेबिलिटी विदाउट सर्विसिबिलिटी विथ लेस मार्जिन ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी हैज़ नो मीनिंग। ठीक है, अब हम बात करेंगे इकोनॉमी की। इकोनॉमी देखते हैं। तो गाइज हम जब भी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि ये स्ट्रक्चर हमारा ओवर एस्टिमेटेड ना हो जाए। ठीक है, उसके कॉस्ट ज़्यादा ना हो जाए, अपने नॉर्मल कॉस्ट के अंदर ही वो डिज़ाइन हो जाए। ठीक है, जब हम किसी चीज़ को डिज़ाइन करेंगे अगर उसका बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो जाए तो हम इंजीनियर किस बात के, इंजीनियर का काम ये होता है कि किसी भी जो लाइफ की चीज़ें हैं उसे आसान बनाना और सस्ते से सस्ता बनाना। ठीक है, तो इसकी अगर प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है इसको। डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी स्ट्रक्चर शुड बी इकोनॉमिकल विदाउट अफेक्टिंग सेफ्टी। ठीक है, सेफ्टी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, ये हमारा हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, सेफ्टी है। ठीक है, तो सेफ्टी के साथ हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ठीक है, विदाउट अफेक्टिंग सेफ्टी, सर्विसिबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। ओके, अब हम देखते हैं एस्थेटिक। गाइस नाउअडेज एस्थेटिक इज आल्सो अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, पहले क्या होता था कि जब छत से पानी गिरता था तो उसके गिरने के लिए हम बालकनी में एक पाइप लगा देते थे, उस पाइप से पानी गिरता था तो वो इतना अच्छा दिखने में नहीं लगता था। बट अब क्या, उसके बाद लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया कि पानी को निकलने के लिए एक यहाँ पे लाइन बना दिया, एक शेर बना दिया, उस शेर के मुंह से पानी गिरता है तो खासा गुड लुकिंग होता है, खासा अच्छा दिखता है। ठीक है, लाइन बना दिया, क्रोकोडाइल बना दिया। ठीक है, क्रोकोडाइल बना दिया करके जैसे ही बनता है, मैं आर्ट उतनी अच्छी नहीं है मेरी, क्रोकोडाइल के मुंह से पानी गिर रहा है मतलब कोई वैसा स्ट्रक्चर जो अच्छा लगे। ठीक है, ये हो गए हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट या फिर क्या लेस इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस। ठीक है, अब हम देखते हैं कंक्रीट। कंक्रीट क्या होता है? गाइस मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो मैं चीज़ें यहाँ पर लिख रहा हूँ
ठीक है, वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में। आप उसे डाउनलोड कर लीजिए, उसका प्रिंट निकलवा लीजिए और उसके बाद उसे सामने रख के तब वीडियो चालू करके पढ़िए। तो उससे क्या होगा कि आपके पास टाइम बचेगा और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा जब चीज़ें सामने होंगी। ओके। और मैं इस लेक्चर को कुछ इस तरीके से लेके चल रहा हूँ जैसे कि आप बिगिनर हो, बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं आता, कंक्रीट का सी भी नहीं आता है, ठीक है। तो मैं इस तरीके से इस लेक्चर को आगे बढ़ाऊँगा। तो हम कंक्रीट की बात करें अगर, कंक्रीट क्या होता है? कंक्रीट इज अ मिक्सचर ऑफ बाइंडिंग मटेरियल, फाइन एग्रीगेट दैट इज सैंड, कोर्स एग्रीगेट दैट इज, जो हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी गिट्टियाँ होती हैं, आपने जब घर बन रहा होगा तो देखा होगा, उसे बोलते हैं कोर्स एग्रीगेट, ठीक है। इन तीनों का मिक्सचर को बोलते हैं कंक्रीट। अब अगर इस बाइंडिंग मटेरियल की जगह पर हम यूज़ कर लें सीमेंट, तो जो मिक्स प्रिपेयर होगा उसे बोलेंगे सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं कंक्रीट मिक्स की। हमारे पास गाइस दो तरीके से मिक्सिंग अवेलेबल है। एक है नॉमिनल मिक्स, एक है डिज़ाइन मिक्स, ठीक है। तो अगर नॉमिनल मिक्स हम देखें तो इसमें एक तरीके से थोड़ा सा हम इसे डिफरेंस की तरफ पढ़ लेते तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये बेस्ड होता है एक्सपीरियंस पे, ठीक है, जबकि ये बेस्ड होता है कैलकुलेशन पे। इसमें दो तरीके से हम मिक्सिंग मटेरियल लेते हैं, एक होता है बाई वेट, एक होता है बाई वॉल्यूम। बट बाई वेट क्या हमारा प्रेफरेबल है, ठीक है। और इसमें सिर्फ बाई वेट ही हम लेते हैं, ठीक है। इसमें जो वाटर की क्वांटिटी है, वाटर की क्वांटिटी वो कुछ फिक्स नहीं होती है। इसमें हम क्या करते हैं कि जैसा कि हमें पता है ये एक्सपीरियंस बेस्ड है, तो क्या करते हैं कि सीमेंट लिया, सैंड लिया, ठीक है, उसको मिक्स किया, उसमें वाटर डाला, वाटर कम पड़ गया और वाटर डाला। तो इस तरीके से अपने इज टू वर्क विद, दैट इज अपने हिसाब के वर्केबिलिटी के हिसाब से, अपने वर्केबिलिटी के हिसाब से हम वाटर को मिक्स कर देते हैं। जबकि इसमें क्या करते हैं, वाटर की क्वांटिटी को भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, उसके बाद इसमें डालते हैं। तो अगर इसमें एक रेशियो की, एक मिक्स की रेशियो की बात करी जाए तो 1:2:4, या फिर कह सकते हैं 1:1.5:3, ठीक है। इसमें 1 क्या है, सीमेंट है, ये दिख रहा होगा अब, ठीक है। 1 क्या है, सीमेंट है, 1.5 क्या है, फाइन एग्रीगेट है, और 3 क्या है, कोर्स एग्रीगेट, ठीक है। और अगर इसमें बात करें हम तो ये 1:0.6:1.85:3 कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो ये 1 क्या हो गया, सीमेंट हो गया, 0.6 वाटर की क्वांटिटी हो गई, ये हो गया हमारा फाइन एग्रीगेट, ये हो गया कोर्स एग्रीगेट, ठीक है। और आगे हम अब कुछ और इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस को ज़रा देखते हैं, फटाफट हम देखेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ही कम है। देखते हैं ज़रा हम फ्रेश कंक्रीट या ग्रीन कंक्रीट क्या होते हैं। गाइस जो हमारे पास जो कंक्रीट जस्ट आफ्टर मिक्स आता है, ठीक है, जस्ट आफ्टर मिक्स, जस्ट आफ्टर मिक्स जो हमारे पास कंक्रीट निकल के आता है उसे बोलते हैं फ्रेश कंक्रीट या फिर ग्रीन कंक्रीट। हमें क्या होता है कि हमें फ्रेश कंक्रीट तो पता होता है, चलो फ्रेश है मतलब कि तुरंत ही बन के निकला होगा,
जबकि हमें ग्रीन कंक्रीट का नाम नहीं पता होता है, ठीक है। तो इसलिए ये बताया मैंने, ताकि जानते रहो, कभी कभी पूछ देता है एग्ज़ाम में, एक बार पूछ भी चुका है कि ग्रीन कंक्रीट क्या होता है, तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो गाइस अब हम देखते हैं कि वर्केबिलिटी क्या होती है, ठीक है। ओके, जब हम किसी कंक्रीट का मिक्स प्रिपेयर करते हैं, ओके, तो मिक्स प्रिपेयर करने के बाद उसके साथ वर्क करने में कितनी आसानी है, ये वर्केबिलिटी की डेफिनेशन है, ठीक है। टू वर्क विथ, ठीक है, आप इस डेफिनेशन से समझ सकते हैं। इज टू वर्क विथ, ऐसा कंक्रीट मिक्स जिसके साथ काम करने में, मतलब उसके प्लेसिंग में हमें आसानी होती है, ठीक है। इसके कई तरीके, कई टाइप होते हैं वर्केबिलिटी के। पहले हम टेस्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। टेस्ट कौन कौन से इन्वॉल्व, स्लम्प टेस्ट, ओके। हम देखते हैं जल्दी जल्दी कि टेस्ट सारे क्या होते हैं। अगर आप बीटेक में होंगे तो आप ये टेस्ट अभी करेंगे, और अगर पास आउट होंगे तो आपको पता होगा कि स्लम्प टेस्ट कैसे करते हैं लैब में। फिर मैं आपको यहाँ मैं बता देता हूँ। एक टेबल है ये, एक टेबल पर ये ट्रंकेटेड कोन रखा होता है। एक कोन को ऊपर से अगर काट दें तो उसे ट्रंकेटेड कोन बोलते हैं, ठीक है। जिसकी बॉटम विड्थ होता है 200 mm, टॉप विड्थ होता है 100 mm, ठीक है, और इसकी हाइट जो होती है वो होती है 300 mm, ठीक है। यहाँ पर दो हैंडल लगे होते हैं, इस तरीके से हैंडल लगे होते हैं, ठीक है। तो पहले हम करते क्या हैं, कंक्रीट को ऊपर से पोर करते हैं, ठीक है। इस ट्रंकेटेड कोन के अंदर कंक्रीट को पोर करते हैं। पोर करने के बाद ऊपर से जब पूरी तरीके से पोर हो जाता है तो ऊपर से हम इसको फ्लैट कर देते हैं। और हाँ, कंक्रीट हम इस तरीके से पोर करेंगे, लेयर्स में करेंगे। एक लेयर पोर किया, उसके बाद उसको टेम्परिंग रॉड से टेम्पर किया, फिर अगला लेयर पोर किया, फिर उसे टेम्परिंग रॉड से टेम्पर करते हैं, ठीक है। इस तरीके से ऊपर तक पोर करते हैं 5 से 6 लेयर में, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं कि ऊपर से प्लेन करने के बाद दोनों हैंडल्स को सब इस तरीके से पकड़ते हैं और ऊपर की तरफ उठा लेते हैं। तो जब हम उठाते हैं तो जब कंक्रीट इस ट्रंकेटेड कोन के अंदर है तो उसका शेप कुछ इस तरीके से है, ठीक है। फिर जब उठाने के बाद ये कंक्रीट कुछ फॉल होकर के इस तरीके से आ जाता है, साइड में कुछ फॉल हो जाता है। तो जो इसके हाइट में फॉल आया, इसके डेप्थ में जो फॉल आया, इसको बोलते हैं स्लम्प, ठीक है। और इससे ये मेज़र होता है mm में, ठीक है। और दो वर्केबिलिटी के दो डिग्री कह सकते हैं, इस ऐसे हैं जिसमें स्लम्प टेस्ट को परफॉर्म नहीं किया जा सकता है। एक तो है वेरी हाई वर्केबिलिटी, एक है वेरी लो वर्केबिलिटी, ठीक है। ओके गाइस, अब हम देखते हैं कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट, ठीक है। सेकंड टेस्ट जो हमारा है कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट। इसका अपरेटस जो होता है कुछ इस तरीके का होता है। एक ऊपर एक कोन होता है, ठीक है, उसके नीचे एक और कोन लगा होता है, फिर यहाँ एक सिलेंड्रिकल पॉट होता है, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंक्रीट को लेते हैं, इस सिलेंड्रिकल पॉट में फिल कर देते हैं कंप्लीटली, ऊपर से हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका वेट ले लेते हैं, इसको बोलते हैं W1। फिर हम क्या करते हैं कि कंक्रीट को ऊपर से इस कोन से, इस ट्रंकेटेड कोन से गिराते हैं। इसका शेप इस शेप के चलते
इस शेप के चलते क्या होता है कि कंक्रीट कॉम्पैक्ट होता है, ठीक है। कॉम्पैक्ट होते हुए ये दूसरे कोन में आता है, फिर इसमें भी और कॉम्पैक्ट होते हुए फिर स्पॉट में गिरता है। तो जब इस प्रोसेस के थ्रू जब हम कंक्रीट कम्प्लीटली फिल कर लेते हैं, फिर ऊपर से प्लेन करते हैं सरफेस को, फिर से वेट लेते हैं, तो उसको वेट को बोले W2, ठीक है। और इसका इम्पटी इस पॉट का इम्पटी वेट, इस इम्पटी पॉट का वेट W0। तो जो कॉम्पैक्शन फैक्टर की वैल्यू आती है वो होती है W2 माइनस W0 अपॉन W1 माइनस W0, ठीक है। और इसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 होनी चाहिए, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। अब हम अगला टेस्ट देखते हैं, वीबी टेस्ट। थर्ड टेस्ट जो हमारा है वीबी टेस्ट, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, एक वेसल होता है, इसमें ट्रंकेटेड कोन ही होता है, ठीक है। और यहाँ पर वाइब्रेटर लगा हुआ होता है। इस कोन में पहले हम कंक्रीट को फिल कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक ग्लास प्लेट लगा होता है, इसको घुमा करके इस कंक्रीट को फिल करने के बाद इसको उठा लेते हैं कोन को, फिर इसको घुमा करके इसके ऊपर कंक्रीट के ऊपर रख देते हैं, ठीक है। इसको फिर वाइब्रेटर को वाइब्रेट कराते हैं। जब ये शेक होता है तो इसका कंक्रीट में कुछ फॉल आता है, तो उस फॉल यहाँ पे ये ग्लास प्लेट फिक्स होता है, तो हम देखते हैं कि कुछ फॉल आया कंक्रीट में, ठीक है। तो उस फॉल को, वो फॉल हम देख लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि कितने सेकंड में वो फॉल आया, ठीक है। तो वीबी टेस्ट की किस में आता है वैल्यू, सेकंड्स में आता है ना, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो ओके, और ये दो टाइप के वर्केबिलिटी के लिए ये टेस्ट नहीं परफॉर्म हो पाता है। एक होता है हाई, एक होता है वेरी हाई वर्केबिलिटी। क्यों नहीं हो पाता हम देखते हैं। जब हाई वर्केबिलिटी का हमारे पास होगा कंक्रीट, तो जब हम इसमें पोर करने के बाद शेक से वाइब्रेटर को वाइब्रेट कराएंगे, तो क्या हो जाएगा कि कंक्रीट अचानक से पूरा का पूरा फॉल कर जाएगा, और हमें देखने का मौका भी नहीं मिलेगा कि कितने सेकंड में ये फॉल हुआ, ठीक है। तो हम वैल्यू नहीं आ पाती है। इन दोनों केस में यही होता है। अब हम देखते हैं फ्लो टेस्ट, ठीक है। फ्लो टेस्ट में क्या होता है, इसमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट फिर भी देख लेते हैं करते कैसे हैं। एक टेबल होता है, ठीक है। इस टेबल पर कुछ मार्किंग होती है। जब हम कंक्रीट को यहाँ पे रखते हैं, तो कंक्रीट फ्लो करके कुछ डिस्टेंस तक जाता है, ठीक है। तो वो एक वैल्यू दे देता है कि कितना डिस्टेंस तक वो फ्लो हुआ, ओके। तो हम देखते हैं वर्केबिलिटी का, इन सब टेस्ट को परफॉर्म करने के बाद हम देखते हैं वर्केबिलिटी। हमने 4 टेस्ट परफॉर्म किए हैं, ठीक है। कौन कौन से, पहला है स्लम टेस्ट, दूसरा है कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट, फिर है वीबी टेस्ट, और फिर लास्ट में फ्लो टेस्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं वर्केबिलिटी का एक टेबल, इन सब टेस्ट करने के बाद एक टेबल बनता है, ठीक है। ये होता है यहाँ पे, जो होता है डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी, यहाँ पर फिर आता है दूसरा स्लम की वैल्यू कितनी आती है वो देखते हैं। यहाँ पे कंपैक्शन फैक्टर की वैल्यू कितनी आती है, फिर यहाँ पे वीबी की वैल्यू कितनी आती है, ठीक है। ये हम मेजर करते हैं सेकंड्स में, ठीक है। ये होता है mm में, और ये तो एक रेशियो है, ठीक है। ये रेशियो है, ओके। हम देखते हैं डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी। पहला आता है वेरी लो वर्केबल कंक्रीट। इसको यूज़ कहाँ पे करते हैं, इसको हम पे यूज़ करते हैं एक रोड वर्क में, और इसको यूज़ करते हैं हम कम्पैक्टेड, जहाँ पर रोड वर्क में हम रोड रोलर को ये हेल्प से कम्पैक्ट करते हैं, मतलब कि बहुत लो वर्केबिलिटी है उसकी, तभी उनको कम्पैक्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कम्पैक्टेड यूजिंग रोड रोलर, ओके। फिर हम देखते हैं, फिर ये और कहाँ यूज़ होता है, शैलो कंक्रीटिंग में यूज़ होता है, शैलो कंक्रीटिंग में, ठीक है। फिर दूसरा है, एक हो गया वेरी लो वर्केबिलिटी, दूसरा है हमारे पास लो वर्केबिलिटी,
ठीक है। अब लो कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे मास कंक्रीटिंग होती है, मास में कंक्रीटिंग होती है। जैसे कि हम अगर किसी डैम को डिज़ाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें मास कंक्रीटिंग करनी पड़ती है, ठीक है। डैम को डिज़ाइन करने के लिए हमें मास कंक्रीटिंग करनी पड़ती है। तो ये हो गया मास कंक्रीटिंग में यूज़ करते हैं, मास कंक्रीटिंग में। और लो जहाँ पे रीइंफोर्समेंट बहुत कम देते हैं वहाँ पे लो रीइंफोर्समेंट सेक्शन में और स्लैब में। अब हम देखा होगा कि स्लैब में क्या करते हैं कि बहुत सारे कंक्रीट को पोर कर देते हैं। मतलब कंक्रीट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है स्लैब को कास्ट करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर हम लो वर्केबिलिटी का कंक्रीट यूज़ करते हैं। फिर अगला देखते हैं मीडियम। अगला क्या है हमारे पास, मीडियम वर्केबिलिटी का कंक्रीट। ये कहाँ पे यूज़ करते हैं मीडियम वर्केबिलिटी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फोर्समेंट होती है, ठीक है। हैविली रीइंफोर्स्ड सेक्शन में हम मीडियम वर्केबिलिटी का कंक्रीट यूज़ करते हैं। और जहाँ पे हमें पंप के थ्रू कंक्रीट को पहुँचाना होता है तो पंपेबल कंक्रीटिंग यहाँ करते हैं वहाँ पर, ठीक है। अब अगला देखते हैं हाई वर्केबल कंक्रीट, फिर देखेंगे हम वेरी हाई वर्केबल कंक्रीट, ओके। तो हाई वर्केबल कंक्रीट में कंक्रीट कहाँ पे यूज़ करते हैं, मेनली हम इसको पाइलिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है। और वेरी हाई जब हम कहीं पे ट्रिमी पाइप के थ्रू कंक्रीटिंग करते हैं तो हम वहाँ पे वेरी हाई वर्केबल का कंक्रीट यूज़ करते हैं, ठीक है। ट्रिमी पाइप कंक्रीटिंग। तो ये हम टेबल देख रहे हैं, हाई वर्केबल कंक्रीट को पाइलिंग में यूज़ करते हैं, वेरी हाई वर्केबल कंक्रीट को ट्रिमी पाइप में यूज़ करते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि ट्रिमी पाइप कंक्रीटिंग होती क्या है, ठीक है। इसमें देखते हैं स्लम्प। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि स्लम्प टेस्ट किस डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी में परफॉर्म नहीं किया जा सकता, वेरी लो और वेरी हाई, ठीक है। तो वेरी लो और वेरी हाई में इसकी कोई वैल्यू नहीं आती है, ठीक है। बाकी देखते हैं लो में कितनी आती है। लो में आती है 25 से 75, मीडियम में आती है 50 से 100 और हाई में आती है 100 से 150, ठीक है। हम कंपैक्शन फैक्टर की बात करते हैं। कंपैक्शन फैक्टर आता है वेरी लो में 0.75 to 0.8, लो में 0.8 to 0.85 और मीडियम में 0.85 to 0.92 और हाई में 0.92 से अबव, 0.92 से अबव। हाई और वेरी हाई में दोनों सेम वैल्यू होती है, ठीक है। गाइस ये टेबल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टेबल से गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज, एसएससी जेई और स्टेट सर्विसेज में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं वीवी टेस्ट में वीवी टेस्ट जब करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है। वीवी टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो वेरी लो में आती है 10 to 20 सेकेंड्स, ठीक है। 10 to 20 सेकेंड्स। लो में आती है 5 to 10 सेकेंड्स, मीडियम में आती है 2 to 5 सेकेंड्स और हाई और वेरी हाई में, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, हाई और वेरी हाई में कोई भी वैल्यू नहीं आती है, ठीक है। इस टेबल को पूरा एकदम आपको याद करके बैठना है। इसको याद कैसे करेंगे मैं एक थोड़ा सा बताता हूँ, जिस तरीके से मैंने याद किया है। इसको डेली आप 4 से 5 बार पढ़िए। कैसे पढ़िए, इस तरीके से मैं बता रहा हूँ। डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी, वेरी लो, लो, मीडियम, हाई, वेरी हाई, ठीक है। ऐसे याद कर लिया, वेरी लो, लो, वेरी लो, वेरी लो, लो, मीडियम, हाई और वेरी हाई, ठीक है। ये 5 हो गए हमारे पास। उसके बाद स्लम्प में आता है पहला और लास्ट खाली, फिर लो में आता है 25 से 75, फिर आता है 50 से 100, फिर 100 से 150। कैसे, 25 से 75, 50 से 100, 100 से 150, इस तरीके से आपको याद करना है। कंपैक्शन फैक्टर रेशियो देखते हैं तो 0.75 to 0.8, 0.8 to 0.85, 0.85 to 0.92, 0.92 से अबव, 0.92 से अबव देख सकते हैं, ठीक है। और वीवी टेस्ट में 10 to 20 सेकेंड्स, 5 to 10 सेकेंड्स। जैसे जैसे वर्केबिलिटी बढ़ती जाएगी वीबी में जो टाइम की वैल्यू आती है, सेकंड्स की वैल्यू आती है, वो घटती जाती है, ठीक है। ये भी पूछा जा चुका है एक बार कि किस ऑर्डर में बढ़ेगा, किस ऑर्डर में घटेगा, ठीक है।
ध्यान रखेंगे हम इस बात का। हम देखते हैं ट्रीमी पाइप कंक्रीटिंग क्या होती है। जैसा कि इसमें आप देखे हैं, वेरी हाई वर्केबल कंक्रीट को यूज़ करते हैं ट्रीमी पाइप कंक्रीटिंग। ठीक है, तो ट्रीमी पाइप कंक्रीटिंग होती क्या है? ठीक है, ये अगर हमने एक पिट पिट बनाया, एक गड्ढा बनाया और यहाँ पर हमें मिल गया वाटर टेबल। अब इसमें करनी है हमें कंक्रीटिंग, तो क्या करते हैं, एक पाइप लेते हैं, इसी को पाइप को बोलते हैं ट्रीमी पाइप। ठीक है, ट्रीमी पाइप। इसको पाइप को पहले, ये पाइप पहले नीचे तक डला हुआ होता है, यहाँ तक डला हुआ होता है। मान लीजिए यहाँ तक डल गया, फिर हम क्या किए कि कंक्रीट को पोर किए। बहुत ही हाई वर्केबिलिटी का कंक्रीट होता है, बिल्कुल ही ज़्यादा, बहुत ही थिन, मतलब एकदम पानी की तरफ फ्लो करने वाला कंक्रीट। ठीक है, इसलिए इस लेयर को फिल कर लिए, फिर थोड़ा सा पाइप को और ऊपर खींचे, फिर यहाँ तक आ गया, फिर इस लेयर में फिल कर दिया हम कम्प्लीटली, ये फिल हो गया, ये 2 लेयर फिल हो चुके हैं। फिर और ऊपर खींचे, यहाँ तक आ गया, फिर इस लेयर को भी हम कंक्रीट से कम्प्लीटली फिल कर लिए। ठीक है, ये फिल हो गया कंक्रीट को। फिर मान लीजिए डिज़ायर्ड हमें यहाँ तक है, हमें यहाँ तक कंक्रीटिंग करनी है, ये हमारा अगर डिज़ायर्ड लेवल है, तो इससे 1 मीटर ऊपर तक हम फिल करते हैं, 1 मीटर ऊपर एक्स्ट्रा, क्योंकि हमें कभी कभी ये तोड़ना पड़ता है, तो कहीं इसका जहाँ तक डिज़ायर्ड लेवल है यहाँ तक ना ख़राब हो जाए, इसलिए 1 मीटर एक्स्ट्रा ऊपर मार्जिन लेके हम कंक्रीटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ट्रीमी पाइप कंक्रीटिंग। ठीक है, और एक और पॉइंट, अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आया हुआ है। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल कंपैक्शन फैक्टर फॉर ग्रीन कंक्रीट। ठीक है, तो कितना होता है मैक्सिमम पॉसिबल कंपैक्शन फैक्टर फॉर ग्रीन कंक्रीट। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आया हुआ है गेट में। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, याद रखेंगे। जैसे कि हमें पता था कि जो कंपैक्शन फैक्टर की वैल्यू होती है वो लेस देन और इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, तो ये इक्वल टू 1 है किसकी, मैक्सिमम पॉसिबल कंपैक्शन फैक्टर है किस केस में, ग्रीन कंक्रीट की। जस्ट कंक्रीट बन के प्रिपेयर होके, मतलब मिक्स तैयार होके निकला हुआ है। हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की बात करते हैं, जैसे कि एक हो गया ब्लीडिंग, फिर आता है सेग्रीगेशन। ठीक है, फिर ब्लीडिंग देखते हैं, ब्लीडिंग क्या होता है। जब कंक्रीट मिक्स बन के तैयार होता है, तो कंक्रीट मिक्स से सीमेंट पेस्ट का बाहर आना, इसको बोलते हैं ब्लीडिंग। ठीक है, इसको अगर डेफिनेशन की बात करें तो सेपरेशन ऑफ सीमेंट पेस्ट फ्रॉम मिक्स इन केस ऑफ फ्रेश कंक्रीट इज टर्म्ड एज ब्लीडिंग। ठीक है, और क्या लगता है मेन रीज़न क्या होना चाहिए इस ब्लीडिंग के लिए? मेन रीज़न कुछ नहीं, मोर वाटर, ज़्यादा पानी के होने की वजह से ये ब्लीड करता है, मतलब सीमेंट पेस्ट जो है वो बाहर आता है। अब हम देखते हैं सेग्रीगेशन क्या होता है। सेग्रीगेशन देखिए गाइस, वो होता है कंक्रीट का मिक्स बन गया। ठीक है, उसे कुछ हाइट से गिराई गई, लेकिन वो ध्यान रखेंगे वो हाइट 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 1.5 मीटर। ठीक है, शुड नॉट बी मोर देन, या फिर लेस देन और इक्वल टू 1.5 मीटर। इससे ज़्यादा हाइट से हम कंक्रीट को नहीं गिराते हैं। कंक्रीट को कुछ हाइट तक ले गए, उसको फिर गिराया, उसमें से जो कोर्स एग्रीगेट होते हैं वो बाहर आ जाएं, तो उसे बोलते हैं सेग्रीगेशन। ठीक है, तो इसको अगर प्रॉपर डेफिनेशन में लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम द मिक्स इज टर्म्ड एज सेग्रीगेशन। ओके, इट इज़ मेनली ड्यू टू, अब खुद सोचिए क्यों होगा, जाहिर सी बात है वो इसलिए होगा, जो कोर्स एग्रीगेट
की जो क्वांटिटी है वो मिक्स में ज़्यादा हो गई है, मिक्स में ज़्यादा हो गई है कोर्स एग्रीगेट की क्वांटिटी। ठीक है, इट इज़ मेनली ड्यू टू हायर प्रपोर्शन ऑफ कोर्स एग्रीगेट इन कॉन्क्रीट मिक्स। ठीक है, तो हो गया सेग्रीगेशन। अब देखते हैं होमोजेनिटी ऑफ कॉन्क्रीट क्या होता है। होमोजेनिटी ऑफ कॉन्क्रीट, ठीक है, होमोजीनियस जैसे में पता है कि हर जगह हम मतलब मिक्स में हर जगह सब कुछ सही तरीके से मिक्स हो। ठीक है, जो कंक्रीट का हर एक एलिमेंट है जैसे कि सीमेंट, सैंड और कोर्स एग्रीगेट, ये पूरे अच्छे से तरीके से मिक्स हो तो उसे बोलते हैं होमोजीनियस। ओके गाइस, तो अब हम देखते हैं कंसिस्टेंसी क्या होती है। ठीक है, कंसिस्टेंसी इज नथिंग बट इट इज़ द एबिलिटी ऑफ फ्रेश मिक्स्ड कंक्रीट टू फ्लो विदाउट सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग। ठीक है, मतलब कंक्रीट मिक्स जो है वो अच्छे तरीके से फ्लो हो जबकि उसमें ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन ना हो। ठीक है, तो उसे बोलते हैं कि हाँ ये अच्छी कंसिस्टेंसी है इस कंक्रीट की। ठीक है, गुड कंसिस्टेंसी है इस कंक्रीट की। बट एक और बात का ध्यान रखेंगे इसमें, कंक्रीट विथ गुड homogeneity and consistency have better workability। ठीक है, तो कंक्रीट में से इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं? ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, सेग्रीगेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और होमोजीनियस होना चाहिए, मतलब हर चीज़ सही तरीके से मिक्स होनी चाहिए। ठीक है, और अच्छी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो ये 4 चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट किसी कंक्रीट मिक्स को अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, तो गाइज इस लेक्चर को हम यहीं कंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं कि अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब हम कल क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है। ठीक है, अब तक तो हम पढ़ रहे थे अब तक हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम कुछ अपने धीरे धीरे अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो stay tuned and subscribe this channel. Okay, have a great time. Bye bye.